अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस ओहम्स लॉ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओहम्स लॉ। आप मैट्रिक में भी इसकी थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम जो है इसको डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सम डिवाइसेस एंड कंडक्टर्स एज वेल। बेसिक वही होगा स्टार्ट आपके लॉ का। यहाँ पर हम पहले इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, देन वी विल एक्सप्लेन इट्स स्टेटमेंट प्लस फॉर्मूला एंड जो फोर्थ पार्ट ऑफ टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस मीन वी विल सी द फैक्टर्स और वी विल डिस्कस द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। हम देखेंगे कि ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस यहाँ पे एक थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अलॉन्ग विद द वोल्टेज एंड करंट इनसाइड द ओहम्स लॉ। एंड लास्ट में इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो हैं उनकी बेस पे हम देखेंगे कि ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस और इनका यूज भी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखेंगे कि ये सारी चीजें किस तरह से वर्क करती हैं। सो सबसे पहले जो है वो हम इसकी अगर स्टेटमेंट को देखें तो वेरी कॉमन एंड इजी स्टेटमेंट ऑफ द ओहम्स लॉ इज दैट आपके पास ओहम्स लॉ में वोल्टेज और करंट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर प्लस कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट। सिंपल हमने यही कहना होता है कि आपके पास किसी भी मेटल के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को हम अगर अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है रखते हैं एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज केप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ से स्टेटमेंट का मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज केप्ट कांस्टेंट मीन्स ये कि अगर आपका टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली आपका ये रिलेशनशिप भी वायलेट हो जाता है। वोल्टेज जो है वो अप्लाइड वोल्टेज डज नॉट रिमेन इक्विवेलेंट और डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल टू द करंट, चेंज आ जाता है उसके अंदर। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक के अंदर कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई टेम्परेचर इज सो इम्पोर्टेंट। और अगर हम ओहम्स लॉ को एक्सप्लेन करना शुरू करें तो ओहम्स लॉ में तीन इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वांटिटीज हैं, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। इन तीनों पैरामीटर्स को जो है वो हम रिलेट करेंगे। हम मैट्रिक में भी इसे कर चुके हैं और अभी फिर हम इसे डिटेल में देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट जो है इसका स्टार्ट कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, हमने स्टेटमेंट में बोला है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, इसलिए हमने यहाँ पे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज लिख दिया। और वी नो दैट कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो ऑलवेज हम एक कांस्टेंट इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है आर, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। वोल्टेज आपके पास जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल बैटरी हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट सर्किट्स के अंदर, और करंट जो है इस अप्लाइड वोल्टेज के रिजल्ट में जनरेट होता है सर्किट्स के अंदर। अब जो रेजिस्टेंस है इसको देखते हैं कि क्या है। थर्ड थिंग, रेजिस्टेंस बेसिकली ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है, अपोज करता है रेजिस्टेंस का पैरामीटर करंट के फ्लो को। तो ये किस तरह से इन्वॉल्व हुआ, ये सारी जो चीजें, ये जो पूरा एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओहम, उन्होंने इसको प्रूव किया इस रिलेशनशिप को। ये उन्हीं का जो है वो रिजल्ट डिड्यूस किया हुआ है कि करंट एंड वोल्टेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड प्लस रेजिस्टेंस को भी डिटेल में डिस्कस किया। तो 1826 में ये डिस्कवरी हुई और 1826 से पहले हाँ, सब जो कॉन्सेप्ट था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस का था, चार्जेस एट रेस्ट का। तो यहाँ पर 1826 के बाद न्यू कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ, that is about the moving charges. तो अकॉर्डिंग टू जॉर्ज साइमन, उनकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ही ऑब्जर्व दैट कि जैसे आप किसी भी वोल्टेज को बढ़ाते हो, अप्लाइड वोल्टेज को किसी भी सर्किट के अंदर, वैसे ही करंट इंक्रीज हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल हम अगर हम एक जो है वो सर्किट लें, सिंपल एमीटर, अप्लाइड वोल्टेज उसके अंदर और साथ में बल्ब अगर आप उसके अंदर लगाएं, इफ यू विल अप्लाई द वोल्टेज ऑफ 3 वोल्ट, मतलब 3 वोल्ट की अगर बैटरी आप अप्लाई करेंगे तो एमीटर जो है वो उसमें जो नोट करता है फ्लो ऑफ करंट को, इट इज अबाउट 0.6 एम्पेयर होता है। और अगर आप उसी सर्किट के अंदर वोल्टेज जो है अगर आप बैटरी को चेंज कर 1.5 वोल्ट कर दें तो एमीटर पे जो रिकॉर्ड आपका करंट होता है वो इक्वल टू 0.3 एम्पेयर होता है। तो आपने मेरी एग्जांपल माइंड में रखनी है, मैंने बोला कि 3 वोल्ट के साथ 0.6 एम्पेयर रिकॉर्ड होता है, ये प्रैक्टिकली प्रूफ है ये थी। और इसी तरह 1.5 वोल्ट, दैट इज द हाफ ऑफ 3 वोल्ट, उसके साथ करंट भी क्या हो जाता है 0.3 एम्पियर। मतलब ये कि जैसे ही आपने वोल्टेज को डाउन किया, हाफ किया, करंट भी उसका हाफ हो गया। तो साइमन ने भी बिल्कुल यही प्रूव किया कि जैसे ही आप वोल्टेज जो है वो उसको इंक्रीज
या डिक्रीज करते हैं तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन आता है करंट भी आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। और देन उन्होंने यहाँ पर एक और पैरामीटर इन्वॉल्व किया कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज आल्सो इम्पोर्टेंट। लेकिन यहाँ पर बताया कि आपके पास जो कंडक्टर है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली यही है कि कंडक्टर बोल रही हूँ मैं यहाँ रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, कि आपका टेम्परेचर क्या है। तो क्या होता है बेसिकली, आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बल्ब है, उसका फिलामेंट है, तो इन सारी चीजों के अंदर रेजिस्टेंस का क्या इन्वॉल्वमेंट है। रेजिस्टेंस क्योंकि अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी मटेरियल के अंदर, इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स का हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कशन की कि वो आपस में जो है वो आपका उनकी आपस में कोलिजन्स होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसे इन्वॉल्व हुआ कि जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर बढ़ता है, वो कैसे बढ़ जाता है टेम्परेचर, बिकॉज आपके इलेक्ट्रॉन्स जब वो पास करें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो वो एटम्स के साथ डेफिनेटली वो एटम्स के साथ भी कोलाइड करें, तभी वो इलेक्ट्रॉन उनमें से पास ऑन होकर आगे नेक्स्ट पॉजिटिव एंड की तरफ जाते हैं। तो ये कैसे होता है यहाँ पर आपके पास कि जैसे वो कोलिजन्स बढ़ते हैं आपके, या वो वोल्टेज बढ़ाने से, आपके वोल्टेज बढ़ाने से जैसे वो करंट का फ्लो बढ़ता है, तो उनका जो इंटरेक्शन है विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर वो भी बढ़ जाता है। तो आपस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्लो जो है वो रुक जाता है आपके इलेक्ट्रॉन्स का, चार्जेस का, और रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। इसका सिंपल सी जो एग्जांपल्स हैं, आगे मैं आपको जब अभी फिलामेंट की एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी तो उसमें मैं ये आपको बताती हूँ कि इसका क्या मीनिंग है कि कोलिजन्स आपस में ज्यादा होने से, वोल्टेज बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होता है, इसको अभी भी डिटेल में देखेंगे। अभी यहाँ पे फिलहाल हम ये देखते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर वन थिंग इज द नेचर ऑफ मटेरियल, आपका कंडक्टर किस काइंड का है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके अलावा किस तरह के हैं, क्योंकि समटाइम अगर आपका सेमी कंडक्टर है तो डेफिनेटली उसकी नेचर कंडक्टर से बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसी तरह अगर आप कोई सिंपल वायर यूज कर रहे हैं तो उसमें जो है ओहम्स लॉ की वैलिडिटी कुछ और होगी। आप फिलामेंट यूज कर रहे हैं, मेटल का चेंज आएगा, नेचर का चेंज आएगा, तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंगली। डायमेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस के लिए। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया वो डायमेंशन में आता है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया आप इंक्रीज कर रहे हो वायर का, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही ज्यादा फ्लो के लिए रास्ता मिल रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम एक स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप फॉर वाटर यूज करेंगे एक बिगर क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए, तो जो बिगर क्रॉस सेक्शनल एरिया का होगा उसमें आसानी से जो है वो वाटर मॉलिक्यूल पास होंगे। सिमिलरली करंट के केस में भी यही है कि अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, ये सारी डायमेंशंस अगर आपकी जो है वो उनका आप ख्याल रखते हैं तो रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड डायमेंशन एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर में उसका टेम्परेचर कि आप या उसकी कंडीशन क्या है, किस तरह से आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इन सारी चीजों की वजह से, इन मेन 3 फैक्टर्स की वजह से रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। और इसके अलावा जो कंडक्टर्स, अब लास्ट पार्ट ऑफ टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डिफरेंस है इट इज बिटवीन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। ओहमिक वर्ड जो है वो आपका डिड्यूस हुआ फ्रॉम द ओहम्स लॉ। इसमें अगर हम ओहमिक बोल रहे हैं तो ऑब्वियस है कि डिवाइसेस विच ओबेज द ओहम्स लॉ आर नोन एज ओहमिक डिवाइसेस, विच डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ आर नॉन ओहमिक डिवाइसेस। ये इस वर्ड से ही हमें याद रखना है, इसी से हमें पता चलता है। अब हमने ये देखना है कि हाउ डिवाइसेस आर कैटेगराइज्ड एज ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। तो सबसे पहले यहाँ पर एक आपको इक्वेशन नजर आ रही है, दैट इज टेंजेंट थीटा। आपको पता है कि मैथमेटिकली जो स्लोप्स होते हैं उनको हम इस तरह के कोई भी स्लोप्स यानी टेंजेंट्स के थीटा जो है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो इक्वेशन है I by R इक्वल टू 1 by R, ये हमने कहाँ से ली, इसको हमने अपनी अबव इक्वेशन से ही लिया है। अगर आप इस इक्वेशन को जिसके ऊपर मैं पॉइंट कर रही हूँ और इस इक्वेशन को आप कंपेयर करें तो यहाँ पे I ऑलरेडी मौजूद है, आप इस B को इसके साथ यहाँ नीचे लाएंगे, इधर ऊपर न्यूमरेटर में यहाँ के ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे I by B इक्वल टू 1 by R, वही इक्वेशन यहाँ लिखी है कि आपका स्लोप जो होगा करंट वर्सेस वोल्टेज स्लोप, जो लाइन है आपकी मैथमेटिकली इट विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्विवेलेंट होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ डिफाइन करना था
कि हमारे पास कितने काइंड की डिवाइसेस होती हैं, कंडक्टर कितने काइंड के होते हैं, दो होते हैं हमारे ओहमिक एंड नॉन ओहमिक। ओहमिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर्स विच विल ओबे द ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ को जो ओबे करेंगे, और नॉन ओहमिक वो होंगे जो उसको ओबे नहीं करेंगे। अब ओबे करने का मीनिंग सिंपल है, ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट मीन्स उसको वो फॉलो करेंगे। उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो वो कंडक्टर्स जिनमें आप वोल्टेज इंक्रीज करते रहें और उसका जो स्लोप आर है कांस्टेंट है, आर रेजिस्टेंस वो कांस्टेंट रहे, बढ़े नहीं या कम ना हो उसमें, और वोल्टेज इंक्रीज होने से करंट भी इंक्रीज होता रहे, तो दैट आर नोन एज ओहमिक। ऑब्वियस है कि जब आपके पास वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है और साथ साथ करंट भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि करंट को कोई हर्डल या ऑपोजिशन नहीं मिल रही, दैट्स मीन उसका जो आर है, उसका रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रह रहा है। तो ऐसे केस में, ऐसे कंडक्टर में उसको हम कहते हैं कि इट इज ओहमिक। सो सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि आपके पास द डिवाइसेस फॉर विच ओहम्स लॉ होल्ड्स गुड एंड ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड ओहमिक डिवाइसेस। सिमिलरली नॉन ओहमिक में क्या होगा, दीज आर द मटेरियल्स इन विच आपके पास स्लोप वर्सेस जो आपका करंट एंड वोल्टेज के बिटवीन जो ग्राफ है इट इज नॉट कांस्टेंट, मतलब ये कि ये स्लोप आर, रेजिस्टेंस उसमें चेंज होगा, तो वो सारे के सारे नॉन ओहमिक मटेरियल में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हम इनको एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस करेंगे। नॉन ओहमिक की आपके पास जो है काफी सारी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल्स हैं। ये पहला जो ग्राफ है मेटल्स का, इट इज फॉर दोज मेटल्स दैट आर ओहमिक। इसमें आप देखें कि यहाँ पे करंट है वाई एक्सिस के अलोंग और एक्स एक्सिस के अलोंग वोल्टेज मेंशन है, और ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। इफ योर वोल्टेज इज 1 वोल्ट सपोज, और आपका करंट जो है इट इज 0.2 एम्पियर्स, तो क्या होगा, नेक्स्ट 2 वोल्ट जब हो जाएंगे तो 2 वोल्ट्स बढ़ेंगे, तो 0.2 करंट भी बढ़ना चाहिए, तो 4 वोल्ट के ऊपर आपके पास यहाँ करंट 0.4 एम्पियर। जितनी वोल्टेज इंक्रीज होगी उतने ही रेशो में करंट इंक्रीज होता जाएगा और वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो ऑल दोज मेटल्स which have this kind of relationship, यानी कि R स्लोप रेजिस्टेंस जो है वो भी कांस्टेंट रहे और वोल्टेज वर्सेस करंट की वैल्यूज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो, दैट आर नोन एज ओहमिक मेटल्स और ओहमिक डिवाइसेस। तो अब सबसे पहले नॉन ओहमिक की एग्जांपल हमें नजर आ रही है, ये ग्राफ है फिलामेंट ऑफ द बल्ब का। यहाँ पे क्या है कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगेन करंट है और आपके एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज है। अब इसमें क्या होता है, फिलामेंट ऑफ द बल्ब टंगस्टन मेटल का बना होता है, और ये इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि आपके स्टार्ट में जब आपके पास आप जैसे ऑन करते हैं सर्किट को, तो टंगस्टन फिलामेंट या बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसका स्टार्ट में बिहेवियर ओहमिक होता है। मींस स्टार्ट में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है हमारे पास, वोल्टेज के इंक्रीज होने से करंट भी इंक्रीज होता है, बट कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि फिलामेंट जो है वो नॉन ओहमिक डिवाइस की तरह बिहेव करता है, एकदम उसका कर्व जो है वो बेंड हो जाता है, स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, आपने सिंपल येलो बल्ब जो है वो देखे होंगे अपनी डेली लाइफ में, जिनके ऊपर वॉट में पावर मेंशन होती है, वो उनके अंदर जो फिलामेंट होता है, इस तरह एक वायर होती है जो 2 वायर्स के बिटवीन जो लगी होती है, वो फिलामेंट जो है आपके पास टंगस्टन का होता है, और उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसमें जो है वो करंट का वहीं पे रुक जाता है, आपका फ्लो, आपका उसका जो है वो हर्डल उसमें आती है, और बल्ब जो होता है वो बहुत गर्म हो जाता है। उसका रीजन ये होता है कि वो रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाता है और करंट के फ्लो को उसी जगह पे उस बल्ब के ऊपर ही वो रोक लेता है, जिसकी वजह से वो लाइट अप होता है और थर्मियोनिक एमिशन की वजह से उसके अंदर रोशनी आती है। तो उसका जो एक कांस्टेंट आप देखते हैं, जितने वॉट उसकी लाइट होती है उसके अकॉर्डिंग पावर के वो यूज करके उतने वॉट यूटिलाइज कर वो ऑन रहता है। तो जिसकी पावर ज्यादा मेंशन होती है वो ज्यादा जो है वो वोल्टेज और करंट को मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लगाकर उसके बाद फिक्स हो जाता है। तो फिलामेंट ऑफ बल्ब जो है उसमें क्या होता है कि स्टार वो गर्म इस वजह से हो जाते हैं बिकॉज विद इन द टाइम उनके जो कोलिजन्स है बिटवीन द दीज फ्लो ऑफ चार्जेस और एटम, वो कोलिजन्स जो है उनकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, थर्मियोनिक एमिशन की हेल्प से वो लाइट अप हो जाता है बल्ब, लेकिन उसमें जो है वो करंट की वैल्यू उस जगह पे थोड़ी स्टॉप हो जाती है। इसीलिए हम उसका जो है वो वहाँ पर हम फील करते हैं कि इसका जो बिहेवियर है स्टार्ट में डायरेक्ट प्रोपोर्शन ओहमिक बिहेव करता है, लेकिन फिर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो फिलामेंट हमारा एज अ नॉन ओहमिक डिवाइस करता है। तो ये मेन इसकी जो एग्जांपल आती है फिलामेंट की वो नॉन ओहमिक में आती है, क्योंकि ये थ्रू आउट द टाइम ओबे नहीं करता ओहम्स लॉ को।
सो अब आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है इसके हमारे पास यहाँ पर थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर काइंड ऑफ रेजिस्टर होता है, ये खुद भी एक रेजिस्टर है बट विद इन द टेम्परेचर इसका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये ऐसा रेजिस्टर होता है कि अगर टेम्परेचर किसी डिवाइस में ये है लगा हुआ और टेम्परेचर वहां बढ़ रहा है तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से आप ये देखें 0 वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है, वाई एक्सिस के ऊपर, आपके एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज है। आप स्टार्ट में देखें कि यहाँ पर इसके करंट की वैल्यूज को आप देखें और जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगी अपर साइड पे जाकर इसका ग्राफ बेंड हो जाएगा। तो ये जो इसकी बेंडिंग है यहाँ पर इस ग्राफ की इस पोर्शन पे जो बेंडिंग है इट शोज दैट कि आपके पास रेजिस्टेंस जो है एकदम कम हो गया, ये बेंड होना शुरू हो गया और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया। तो थर्मिस्टर की नेचर है, जो जाहिर बात है अगर इसका यहाँ रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ है तो आप देखें ग्राफ किसकी तरफ बेंड हो रहा है, करंट की तरफ, तो इसका करंट बढ़ेगा टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, बिकॉज थर्मिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस में डिक्रीज आता है विद इन द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और लास्ट एक और एग्जांपल है या नॉन ओहमिक की, हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को आपने मैट्रिक में प्रैक्टिकली परफॉर्म भी किया होगा। ये उसके ग्राफ का फर्स्ट हाफ है। ये ग्राफ तब आता है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स में जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है, मतलब हमने डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट किया होता है और उसका नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव ऑफ अ बैटरी के साथ कनेक्ट किया होता है। तो तब हमारे पास ये वोल्टेज और करंट, आप देखें कि यहाँ पे हम वोल्टेज बढ़ा रहे होते हैं लेकिन सडनली वोल्टेज अभी इतना नहीं बढ़ा होता कि एकदम शार्प करंट आ जाता है यहाँ पर। तो ये सेमीकंडक्टर्स में है कि फॉरवर्ड बायसिंग में इसमें करंट इंक्रीज हो रहा होता है बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द आप कह सकते हो फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव टू पॉजिटिव पुश देते हैं चार्ज कैरियर्स और मूव करते हैं। लेकिन इसी का जब हम ग्राफ रिप्रोड्यूस करें, अगर हम रिवर्स बायस कर दें, पॉजिटिव ऑफ डायोड को कनेक्ट कर दें नेगेटिव ऑफ बैटरी से, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में ही अट्रैक्शन करते रहते हैं। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि इस साइड पे यूं नीचे जीरो लीकेज करंट यूं इस तरह का ग्राफ आता है। यूं आप एक बार इस कर्सर को देखें, इस तरह ये आ रहा है फॉरवर्ड बायसिंग में और रिवर्स में ये यूं जाकर करंट यूं हो जाता है, यानी कि इस जगह को ऑपोजिट, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रिप्रोड्यूस होता है। ये हम 4 एक्सिस ड्रॉ करते थे मैट्रिक में यहाँ पे और करंट को यहाँ पे यूं जीरो, जिसे हम लीकेज करंट बोलते थे, उसके बराबर ड्रॉ करते थे। तो क्या होता है कि डायोड का बिहेवियर भी सेम नहीं रहता। इट इज ऑल्सो नॉन ओहमिक, कि कहीं पे तो आपका करंट एकदम इंक्रीज हो जाता है और कहीं पे जैसे ही आपने इसको रिवर्स किया तो ये नॉन ओहमिक में आ जाएगा, फौरन से इसका जो है वो लीकेज करंट की फॉर्म हो जाएगी। करंट इतना माइनर हो जाएगा, रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया होता है रिवर्स बायसिंग में। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में ही अट्रैक्शन करते रहते हैं और फॉरवर्ड नहीं होने देते करंट को। तो जब करंट डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो डेफिनेटली नॉन ओहमिक हो जाएगा। मीन वोल्टेज जितनी भी बढ़ाते जाएंगे आप रिवर्स बायसिंग में डायोड के, आपका करंट इंक्रीज नहीं होता, वो माइनर लीकेज करंट होता है। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे, ये हम मैट्रिक में कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं कि उससे क्या होता है, हमारा डायोड जो है वो खराब हो जाता है, जल जाता है, क्योंकि उसमें फर्दर जो है वो उसमें एबिलिटी नहीं होती कि वो करंट को इंक्रीज कर सके रिवर्स बायसिंग के अंदर। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि आपकी कौन सी डिवाइसेस ओहमिक होती हैं और कौन सी डिवाइसेस नॉन ओहमिक है। तो ये जो इसने वर्ड यहाँ पे लिखा लास्ट में, करंट पासिस व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड इन वन डायरेक्शन, ये वही है कि फॉरवर्ड बायसिंग में आपकी डायोड में से करंट पास करता है, लेकिन इट इज जीरो व्हेन इट एक्ट्स इन द ऑपोजिट, मतलब इन द रिवर्स बायसिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओहम्स लॉ, जो कि आपको ऑलरेडी कुछ चीजें नॉन भी थी इसमें। जो न्यू थिंग थी दैट वाज अबाउट ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। आई होप आप सबको क्लियर डिफरेंस समझ आ गया होगा कि विच डिवाइसेस आर ओहमिक एंड विच आर नॉन ओहमिक। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से आपको समझना है इसको। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।